हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमग्रो नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती तैयारी की इस ऑनलाइन क्लासेस सीरीज की आज जो है थर्ड क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आज जो क्लास में रहने वाला है वो सामान्य विज्ञान और भारत सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न उत्तर रहने वाले हैं। तो वीडियो को जरा भी यहाँ पे स्किप मत करना। जो ये लाइव यहाँ पे सेशन चला है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लाइव चैट चलेगी नीचे, वहां पर जो है आप जो जिस तरह से एक तरह से मॉक टेस्ट आपका रहेगा, तो आप वहां पे अपनी क्विक रिवीजन कर सकते हैं। जैसे आपसे मैं यहाँ पे प्रश्न पूछूंगा, आप वहां पे अपना उत्तर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। बीच में जो है 2 दिन का गैप रहा, वो थोड़ा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आने के कारण 2 दिन का गैप रहा, बट जो है अब रेगुलर हमारी क्लासेस आएगी। इसके बाद जो है रीजनिंग की क्लास भी हम लेकर आपके लिए आएंगे। फिलहाल के लिए जो सामान्य विज्ञान और भारत सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर रहेंगे, आज उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ में इस लाइव सेशन को जो है अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां पे जो है पहला प्रश्न है हमारे पास, सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई। अब यहां पर आपका लाइव चैट ऑप्शन दिया गया है। लाइव चैट में आप अपना उत्तर बता सकते हैं। इससे आपकी जो है एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगी और आपको जो है यहां पर एक तरह से आप एनालिसिस भी कर पाओगे अपने जो है वो जीके की। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला प्रश्न यहाँ पे भारत सामान्य ज्ञान का रहेगा, सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई। आपके ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एनसी मजूमदार, कहीं पर ये मजूमदार भी लिखा होता है, तो अंतिम रहेगा श्री आर.एस. विष्ट। ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए। लाइव चैट में अपना उत्तर बताइए। बहुत से तरीके से सभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आंसर्स देते हैं, और अगर आपका उत्तर गलत है तब भी आपको जो यहां पर निराश होने की जरूरत नहीं है, या एटलीस्ट आप जो है एक ट्राई तो कर रहे हैं। ठीक है, तो एक अलग आपकी पहचान है। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी। आपके ऑप्शन मैंने दे दिए, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, एनसी मजूमदार, श्री आर.एस. विष्ट। तो चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। काफी तरीके से आप भी लाइव चैट में ऑप्शन दे रहे हैं। इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास दयाराम साहनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे आप जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वहां से आपको जो है एक प्रश्न जरूर आएगा, चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती है, चाहे वो आपका जो है कोई भी परीक्षा रहेगी हिमाचल प्रदेश की, उसमें जो है आपका हड़प्पा सभ्यता यानी कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, वहां से जो है आपका एक प्रश्न जो है जरूर आएगा। तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो इतिहास में फोकस करना है सिंधु घाटी सभ्यता पर, वहां की जितनी भी तारीखें आपको याद रखनी है। अब बहुत सारे यहाँ पे जो हमारे पास स्टूडेंट जुड़े हैं, वो कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी से इस सबको कवर कराइए क्लास को, बट दोस्तों यहाँ पर आपको बताना भी जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट के साथ जो आपको बताना भी जरूरी होता है, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे हम देरी कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास रहेगा, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं एडम स्मिथ, एम विश्वेश्वरैया, ए दलाल, मदन मोहन मालवीय। जी, आपके ऑप्शन है एडम स्मिथ, एम विश्वेश्वरैया, ए दलाल, मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र का जनक। बहुत अच्छे तरीके में लाइव चैट में हम सभी स्टूडेंट जो है जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट जो है जुड़ जाइए इस लाइव सेशन के साथ। अब से जो है फिर से रेगुलर क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जब तक कि यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो तब तक हमारी रेगुलर क्लासेस यहाँ पे लगी रहेंगी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा एडम स्मिथ। जी हाँ दोस्तों, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का आपके पास जो है, आपके पास फादर जिसे हम कह सकते हैं या फिर जनक जो कहते हैं, उसे एडम स्मिथ कहा जाता है। तो आपको जो है यहाँ पर बेसिक जितने भी यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे आपके पास यहाँ पे जो भी रहेगा आपके पास सब्जेक्ट्स, फिजिक्स का आपके पास रह गया, इस तरह की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी जनक किसे कहा जाता है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न काफी टाइम जो है पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसमें भारत सामान्य के अलावा जो आपके पास सामान्य विज्ञान का है वो सब कुछ यहाँ पे कवर किया गया है। तो यहां पर वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। भारत में पहली डाक सेवा कब आरंभ हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं 1935 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, या फिर 1938 ईस्वी में। तो यहां पर आपको जो है ऑप्शंस मैंने दे दिए। भारत में पहली डाक सेवा, ठीक है, पहली जो
पोस्टल सर्विस थी, ठीक है, वो इंडिया में कब जो है वो स्टार्ट की गई थी? 1935, 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में। तो यहां पर दोस्तों काफी अच्छे तरीके से आप लाइव चैट में अपना उत्तर दे सकते हैं और काफी अच्छे तरीके से आप उत्तर दे भी रहे हैं, काफी अच्छे तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं लाइव चैट में किन किन का क्या क्या उत्तर रहता है काफी अच्छे तरीके से, ठीक है, काफी ज्यादा सी ए, तो इस तरह से रहेगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपके पास सी। जी हाँ दोस्तों, 1937 में जो है वो भारत में पहली डाक सेवा आपकी आरंभ हुई थी। तो इस तरह के प्रश्न काफी ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो रेल सेवा से संबंधित हो, चाहे वो डाक सेवा से संबंधित हो। तो इस तरह के प्रश्न पे आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे फोकस करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कपास किस मौसम की फसल है? अब आपको यहां पे बताना है कि किस मौसम की फसल है। देखिए यहां पे जितने भी मैं आपके प्रश्न पूछूंगा, चाहे वो सामान्य विज्ञान के हैं, चाहे जितने भी, वो बेसिक लेवल के रहेंगे, क्योंकि बेसिक लेवल के ही आपके जो एसपी पुलिस है या जो भी हिमाचल प्रदेश की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उसमें रहता है, ठीक है। तो बेसिक लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा अभी। कपास किस मौसम की फसल है? खरीफ, रबी, जैद या फिर इनमें से कोई नहीं? आपके ऑप्शंस मैंने दे दिए, आप लाइव चैट में अपना उत्तर बताइए। अपना जो है नॉलेज यहाँ पे आप जो है एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस यहाँ पे अपने नॉलेज की कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम दिया गया है, ठीक है। कपास किस मौसम की फसल है? ऑप्शंस आपके हैं खरीफ, रबी, जैद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे आंसर आ रहे हैं। इसका सही उत्तर है आपका खरीफ। जी हाँ दोस्तों, कपास जो है आपकी जो रहेगी वो खरीफ फसल रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि जो खरीफ फसल है, रबी फसल है, इससे संबंधित जो एडवांस लेवल की यहाँ पे क्लासेस रहेगी या कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, वो हम जो है आगे की वीडियोस में लेकर आएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक पर ज्यादा फोकस करेंगे, अभी एडवांस लेवल पे ज्यादा फोकस नहीं करने वाले, ठीक है। धीरे धीरे जो है हम अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किन प्रदेशों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है? आपका प्रश्न ये है, कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है 5 प्रदेशों से, 6 से, 7 से या फिर 8 से। चलिए जल्दी से लाइव चैट में अपना उत्तर दे दीजिए। कर्क रेखा भारत के कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है? 5 से, 6 से, 7 से या फिर 8 से? तो बहुत अच्छे तरीके से सभी जो है स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे जो है वो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। तो यहां पर देख सकते हैं आप जो है वो कर्क रेखा जो है भारत के वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए जो है हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी लेकर आएंगे कि किस तरह से याद रखना है आपको, ठीक है। चाहे वो कर्क रेखा है, चाहे वो आपके जियोग्राफी के जितने भी आपके रहते हैं भूगोल के, ठीक है, उसके लिए हम जो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आएंगे। तो आपको चैनल पर बस बने रहना है। कर्क रेखा की बात करें तो वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जोजिला जो आपका जोजिला दर्रा है, ठीक है, वो किन दो जो है यहाँ पे जोड़ता है? भारत से चीन को जोड़ता है, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है या कांगड़ा से चंबा को जोड़ता है? आपको यहाँ पे अपना उत्तर बताना है कि जोजिला दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है? भारत से चीन को जोड़ता है, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है या कांगड़ा से चंबा को जोड़ता है? जल्दी से लाइव चैट में बता दीजिए सभी स्टूडेंट्स। काफी अच्छे तरीके से आप जो उत्तर दे रहे हैं, तो जल्दी से यहां पे बता दीजिए जोजिला दर्रा जो है वो किन्हें जोड़ता है? तो आपका सही उत्तर रहेगा श्रीनगर से लेह। जी हाँ दोस्तों, श्रीनगर से लेह, यानी कि जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो श्रीनगर से लेह तक का जाने वाला दर्रा जो है वो जोजिला दर्रा है आपका। आपको ये भी याद रखना है, दर्रों से संबंधित प्रश्न है, चाहे आपके माउंटेन से, पहाड़ों से संबंधित है, चाहे आपकी नदियों झीलों से संबंधित है, आपको हर तरह के प्रश्न पे फोकस करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए जो हम आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे वही आपको यहाँ पे बता रहे हैं, जो आपको पिछली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो पुलिस के, चाहे हिमाचल प्रदेश की जितनी भी यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहे हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तो ये आपका सामान्य विज्ञान का रहेगा। सामान्य विज्ञान में जो है मैं आपको बता दूं कि 10th लेवल के, ठीक है, जितने भी प्रश्न रहेंगे वो 10th लेवल के रहेंगे। 10th लेवल से अपर जो लेवल रहेगा वहां के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 10वीं लेवल के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, उसमें जो है आपसे 10वीं तक के ही सामान्य विज्ञान जो आपके जनरल साइंस है उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्न आपका रहेगा जनरल साइंस का।
एक सामान्य व्यक्ति में खून की मात्रा कितनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं 5 लीटर, 4 लीटर, 7 लीटर या फिर 8 लीटर। ए बी सी डी बताइए जल्दी से लाइव चैट में। एक सामान्य व्यक्ति में खून की मात्रा जो है वो कितनी होती है? 5 लीटर होती है, 4 लीटर होती है या 7 लीटर या फिर 8 लीटर? तो जल्दी से मेरे भाई बहन जितने भी हैं सभी बता दीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं लाइव चैट में अपने अनुसार जो है वो आप बता सकते हैं। यहाँ पर सही गलत का यहाँ पर जो है कुछ नहीं रहेगा अभी फिलहाल के लिए। आप जो है अपने नॉलेज को एनालिसिस कीजिए। तो चलिए यहाँ पे उत्तर जान लेते हैं। तो 5 लीटर। एक अगर हम नॉर्मल व्यक्ति की बात करें, एक सामान्य व्यक्ति की बात करें, तो उसमें अगर हम बात करें कितने खून की मात्रा रहती है, वो 5 लीटर रहती है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रक्त का पीएच मान क्या होता है? देखिए बहुत सारे पीएच मान आपने पढ़े भी होंगे 10वीं तक जो है, ठीक है। इसके अलावा जिन्होंने नॉन मेडिकल पढ़ा है वो इंग्लिश मीडियम के होंगे, बट मैक्सिमम टाइम जो है जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं वो हिंदी जो है आपके पास रहते हैं, हिंदी मीडियम से रहते हैं। इसीलिए हमने जो है हिंदी में ही आपके लिए जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के एक प्रश्न जो है लेकर आए हैं। इसके अलावा जो है हम आपके लिए इंग्लिश में भी लेकर आएंगे, बट फिलहाल के लिए हिंदी में लेकर आए हैं। तो रक्त का पीएच मान क्या होता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है 6.8, 6.8, 7, 7.4 या फिर 6, 6.8, 7, 7.4 या फिर 6। काफी अच्छे तरीके से सभी स्टूडेंट जो है आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर आपको जो है सिर्फ बताना है तो सी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा सी, 7.4। तो रक्त की जो पीएच मान है वो आपका रहेगा 7.4, 7.4। तो एक तरह से आपका मॉक टेस्ट भी हो रहा है, तो काफी अच्छे तरीके से मजेदार तरीके से ये क्लास हमारी चल रही है। मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जो मनुष्य की रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती है, उसका जीवन काल कितना होता है? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया 120 दिन, 140 दिन, 8 से 10 दिन या 2 से 4 दिन। लाइव चैट में बता सकते हैं। 120 दिन, 140 दिन, 8 से 10 दिन, 2 से 4 दिन। क्या यहाँ पे जीवन काल रहता है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का? तो आपका यहाँ पे सही उत्तर रहेगा 120 दिन। जी हाँ दोस्तों, 120 दिन जो है उसका कुल जीवन काल रहता है आरबीसी, जो आपके पास रेड ब्लड सेल्स रहते हैं। इसके बाद जो है वो नए रेड ब्लड सेल्स है वो आपके पास यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शराब में उपस्थित रहता है, तो कौन सा अल्कोहल जो है वो शराब में उपस्थित रहता है, या इसमें से जो है एसिड वो शराब में रहता है? एथिल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, मेथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड। ए बी सी डी में से जल्दी से आप लाइव चैट में अपना उत्तर बता दीजिए, ठीक है। शराब में क्या उपस्थित रहता है? एथिल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, मेथिल अल्कोहल या फिर एसिटिक एसिड? तो बहुत अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं, तो चलिए बता देते हैं इसका उत्तर भी। इसमें रहेगा आपके पास ए, एथिल अल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, शराब में जो है वो एथिल अल्कोहल उपस्थित रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रूप से सबसे भारी तत्व है, यानी कि नेचुरल तरीके से अगर हम देखें, ठीक है, तो वो कौन सा सबसे भारी तत्व है? यूरेनियम, थोरियम, बोरोन या फिर रेडोन? आपके ऑप्शंस मैंने दे दिए। प्राकृतिक रूप से सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम है, थोरियम है, बोरोन है या रेडोन है? लाइव चैट में जल्दी से बताइए। आपको जो है 5 से 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए, तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर रहेगा यूरेनियम। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक रूप से सबसे भारी तत्व जो है वो आपका यूरेनियम रहेगा, ठीक है। बाकी इसमें थोरियम और बोरोन को छोड़कर अगर हम बात करें रेडोन की, तो रेडोन एक गैस है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आपके ऑप्शंस है हाइड्रोजन, लिथियम, ऑस्मियम या फर्मियम। ए बी सी या फिर डी, हाइड्रोजन, लिथियम, ऑस्मियम या फिर फर्मियम। चलिए आपको समय दिया जाता है, लाइव चैट में आप लिखिए। जी हाँ दोस्तों, तो यहां पर आपको समय दिया गया था, तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन जो है वो ब्रह्मांड में यानी कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, और मैक्सिमम ये सभी तरह के एसिड्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से बन जाता है कि सभी अम्लों में कौन सा तत्व यहाँ पे पाया जाता है, तो हाइड्रोजन जो है सबसे अम्लों में पाया जाता है, एसिड्स में भी पाया जाता है। तो एसिड बेस जो आपके रहेंगे अम्ल क्षारक, उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए।
चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सीमेंट में सबसे ज्यादा होता है, तो आपके ऑप्शंस हैं सीमेंट में सबसे ज्यादा क्या होता है। अब हम बात करें तो ये सभी जो है वो आपके सीमेंट में पाए जाते हैं, चूना भी, जिप्सम भी, एल्यूमिनियम भी, सिलिका भी, ठीक है। बट सबसे ज्यादा क्या रहता है इसमें, ठीक है। चूना की बात करें तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड रहता है, लाइम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जिप्सम आपका रहता है, एल्यूमिनियम आपका रहता है, सिलिका की बात करें तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये रहता है आपका SiO2, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है आपको ये बताना है, तो इसका सही उत्तर रहेगा चूना। जी हाँ दोस्तों, लाइम जो है वो सीमेंट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और लाइम में भी काफी ज्यादा यहाँ पे बाइंडिंग प्रॉपर्टीज रहती है, इसीलिए समटाइम्स जो है लाइम का भी आप जो है यूज कर सकते हैं। जो आपकी ब्रिक्स रहती है उसमें, जो ईंटें रहती है उसमें लाइम का भी यूज किया जाता है। तो सीमेंट की जगह कई बार जो है आपका यहाँ पे लाइम का यूज किया जाता है। उसमें भी बहुत सारे आपके लाइम रहते हैं, हाइड्रोलिक लाइम रहता है आपका, बहुत सारे इस तरह के लाइम रहते हैं आपके, ठीक है। तो चूना जो है वो सीमेंट में पाया जाता है, तो इसके लिए भी हम एडवांस लेवल की क्लासेस लेकर आएंगे। अगला प्रश्न है वह अम्ल जो दही में पाया जाता है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मैलिक एसिड, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन है आपके मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। तो यहां पे सही उत्तर आपका रहेगा लैक्टिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, लैक्टिक एसिड जो है वो दही में आपका पाया जाता है। बाकी जितने भी एसिड्स हैं, ठीक है, दही में कौन सा पाया जाता है, नींबू में कौन सा पाया जाता है, टमाटर में कौन सा पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है, इन सभी पर आप फोकस करिए, पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। एक बार जो है आप इसको रिवीजन कर लीजिए। इस तरह के प्रश्न जो आपसे काफी टाइम पूछे जाते हैं जनरल साइंस में, ठीक है। अगला प्रश्न है नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। ऑप्शन है आपके मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। तो यहां पे जो है आपको बताना है, आपका प्रश्न है नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है। मैलिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है या फिर लैक्टिक अम्ल है। देखिए यहां पे जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपके अम्ल से संबंधित प्रश्न है, एसिड से संबंधित प्रश्न है, किस पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है, इस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये आपसे पूछा गया होता है। तो नींबू की अगर हम बात करें तो नींबू में आपका जो है वो सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। चींटी के डंक की बात करें उसमें मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी सिट्रिक एसिड जो है आपका नींबू में पाया जाता है और लैक्टिक एसिड आपका जो है वो दही में पाया जाता है। तो दो प्रश्न आपके यही सॉल्व हो गए, आपको यहाँ पे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वायुदाब का मान सबसे ज्यादा कहां होता है। आपके ऑप्शंस हैं वायुदाब यानी कि जो आपका रहता है, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जंगल में, ऊंचे पहाड़ों पर, समुद्र तल पर या फिर भूमध्य रेखा पर। तो जो आपका वायुदाब रहता है, ठीक है, जो आपका एयर प्रेशर रहता है वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है, इसका यहां पे बताना है आपको। फॉरेस्ट में होता है, जंगल में होता है, जो माउंटेन्स रहते हैं वहां पे होता है, या फिर आपके जो सी लेवल्स रहते हैं, ठीक है, वहां पर रहता है, ठीक है, या फिर जो आपकी भूमध्य रेखा है वहां पर रहता है। आपको इसमें से उत्तर बताना है, तो जल्दी से उत्तर बता दीजिए लाइव चैट में। लाइव चैट चली हुई है तो लाइव चैट में अपना उत्तर बता दीजिए। आपको जो यहाँ पे टाइम दिया जाएगा 5 सेकंड्स का। काफी अच्छे तरीके से सभी बता रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से स्टूडेंट जुड़े हुए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको बता देते हैं कि समुद्र तल पर, जी हाँ दोस्तों, समुद्र तल पर वायुदाब का मान सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। एयर प्रेशर जो आपका रहता है वो आपका रहेगा समुद्र तल पर, आपको यहां पर याद रखना है। ऊंचे पहाड़ों पर आपका ज्यादा नहीं रहता, ऊंचे पहाड़ों पर जैसे जैसे आप जाओगे वैसे वैसे घटता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो समुद्र तल पर काफी ज्यादा यहाँ पे आपका एयर प्रेशर रहता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका पानी में बर्फ का कितना प्रतिशत भाग डूबा रहता है। आपके ऑप्शंस हैं 80%, 90%, 10% या फिर 95%। 80% तक डूबा रहता है पानी में जो बर्फ का भाग रहता है, ठीक है, या फिर 90% तक, 10% तक या फिर 95% तक। चलिए लाइव चैट में बताइए जल्दी से, आपको यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। तो काफी स्टूडेंट्स जो है काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो संजय जी हो, चाहे वो तनुजा जी हो, अंजलि जी हो, इस तरह की बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी समय से जुड़े हुए हैं। बाकी और भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का धन्यवाद। और आपके लिए गिव अवे जरूर रखा जाएगा। जो जगमोहन सिंह बलोखरा जी की बुक है द वंडरलैंड हिमाचल, उस बुक का गिव अवे आप सभी के लिए रखा जाएगा, ठीक है। टॉप के जो 3 हमारे रहेंगे स्ट्रीम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन सभी के लिए यहाँ पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा दोस्तों 90%। 90% तक जो है वो बर्फ का जो है वो भाग पानी में
डूबा रहता है, बाकी 10% जो है भाग वो पानी में नहीं डूबता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ये याद रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। जितने भी आपके पास प्रश्न रहे हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो रीजनिंग से संबंधित क्लास रहेगी। आज जो हमारी सामान्य विज्ञान और भारत सामान्य ज्ञान की क्लास रही और काफी किस तरीके से सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ज्वाइन किया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी जज्बे के साथ, कुछ एक लक्ष्य के साथ। और जितने भी हमारे पास परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं। पुलिस को यहाँ पे छोड़कर भी बाकी जितनी परीक्षाएं उन सभी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो है यहाँ पे फोकस करना है। बट जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूं वो पुलिस भर्ती के जो आपके पास एग्जाम रहता है उसके अकॉर्डिंग करवा रहा हूं। बाकी जो प्रश्न है वो बाकी की आपकी परीक्षाओं में भी आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, ये लाइव स्ट्रीमिंग भी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही नई वीडियोस के साथ, कुछ ऐसे ही एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, और दोस्तों जय हिंद, जय हिमाचल।